हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले टॉपिक में किया हुआ था हेलोएल्केन्स की प्रॉपर्टीज। हाँ, ये स्टार्ट किया था हमने। देखो, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन्स की हमने प्रिपरेशंस जो है वो की हुई थी, और प्रिपरेशंस की हुई थी हमने फ्रॉम एल्केन, फिर एल्कीन से की हुई थी मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक फ्यूल बताया था मैंने, और उसके बाद जो है फ्रॉम एल्कोहल से की हुई थी प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन्स। ओके, कुछ एक प्रिपरेशंस बच गई थी, तो आज हम वो 3-4 प्रिपरेशंस है और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उनको करेंगे, और उसके बाद जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसकी प्रिपरेशंस में मतलब प्रिपरेशंस ऐसे करके आपने हेडिंग देना है। देखो, preparations of alkyl halide। ठीक है, ये था हमारे पास। देखो, टॉपिक पिछला ही टॉपिक है ये। तो इसी टॉपिक में हम क्या करेंगे, देखो प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड में हमारे पास एक रिएक्शन आता है, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन आता है? देखो, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब आएगा ही आएगा। क्या है? देखो, ये फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन लेवल के लिए भी। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में आपने याद रखना है कि हम आयोडाइड की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? देखो, आयोडाइड की फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से ही करेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, देखो RCl, कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, एल्काइल क्लोराइड ले लिया। ठीक है, क्या है ये? एल्काइल क्लोराइड। ओके, एल्काइल क्लोराइड ये ले लिया हमने। तो जब हम एल्काइल क्लोराइड को लेंगे, इसको किसके साथ ट्रीट कर देते हैं? देखो, सोडियम आयोडाइड के साथ। दिस इज सोडियम आयोडाइड। ओके, ये क्या आ जाता है हमारे पास? सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये पूरी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसको एसीटोन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां से क्या होता है, आयोडीन यहां पे आ जाएगी Cl की जगह, और Cl जो यहां पे चला जाएगा। तो ये मतलब सिंपल रिप्लेसमेंट होती है। Ri, ये आयोडाइड बन जाता है, और प्लस NaCl जो ये निकल जाएगा। ओके, ये क्या बन गया हमारे पास? एल्काइल आयोडाइड। ओके, एल्काइल आयोडाइड। और यदि आपको देखो कभी कभी ये कंप्लीट करने के लिए ऐसे करके लिख सकते हैं हम। ठीक है, CH3 CH2 और ये Cl, दिस इज द इथाइल क्लोराइड। क्या जाता है? इथाइल क्लोराइड है ये। इसको हम यदि किसके साथ, देखो सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ओके, जब हम एसीटोन के साथ ट्रीट करेंगे, ये आयोडीन यहाँ पे जाके लग जाएगी, Cl यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और I, इथाइल आयोडाइड। ओके, इथाइल आयोडाइड इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस NaCl जो ये निकल जाता है। ओके, यदि आप देखो रिएक्शंस में यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, तो स्टेटमेंट नहीं लिखने मतलब स्टेटमेंट लिखने की एक तो जरूरत ही नहीं होती है, एक नंबर का होता है तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, कई रिएक्शंस में स्टेटमेंट भी लिखनी जरूरी होती है, बट यहाँ पे आपने मैक्सिमम रिएक्शंस में जहाँ पे जरूरी होगी वहां पे मैं बता दूंगा, बट आपने ये डायरेक्ट रिएक्शंस याद रखना है, बट इनकी ये नेमिंग जो है ये पक्का लिखनी है यहाँ पे। ओके, तो ये फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाता है, देखो हमारे पास बोरोडीन हंसटिक रिएक्शन। बोरोडीन हंसटिक रिएक्शन, बोरोडीन हंसटिक रिएक्शन। ठीक है, हंसटिक रिएक्शन ये मतलब देखो बोर्ड एग्जाम में आ गया है, मतलब क्या है? आएगा ही आएगा 100%। ये आते ही आते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों तीनों में से एक पक्का आएगा ही आएगा, और कंपटीशन लेवल में भी ये कंप्लीट करने के लिए आ जाते हैं, बोरोडीन हंसटिक रिएक्शन। ओके, तो चलते हैं बोरोडीन हंसटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, देखो किसी सिल्वर सॉल्ट को लेते हैं, उसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। ओके, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, देखो मैंने लिया CH3COOAg,
दिस इज द सिल्वर एसीटेट, क्या जाता है सिल्वर एसीटेट। और इसको ब्रोमीन वाटर Br2 इसके साथ ट्रीट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके तो यहां पे क्या होगा देखो, एक ब्रोमो जो है ब्रोमो ग्रुप ये किसके साथ अटैच हो जाता है, यहां से CH3 के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3Br, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन भी बोल देते हैं, हेलोएल्केन ब्रोमोमीथेन। और प्लस बाकी क्या बन जाएगा हमारे पास, एक देखो ये CO2 एज इट इज ही निकल जाता है, ये CO2 गैस, ओके क्या बन जाती है CO2 गैस, और एक निकल जाएगा AgBr के प्रेसिपिटेट निकल जाएगा, एक AgBr। देखो ध्यान से समझना है, एक ब्रोमो ग्रुप CH3 के साथ लगा तो यहाँ पे CH3Br ये बन गया, और एक ब्रोमो ग्रुप जो है वो Ag सिल्वर के साथ लगा, यहाँ पे AgBr ये निकल गया, और एक पूरे का पूरा CO2 मॉलिक्यूल जो है ये निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है बोरोडिन हंस्ट्रीकर रिएक्शन आ जाता है, ओके। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी, बोरोडिन हंस्ट्रीकर रिएक्शन, और अगला रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, मतलब पेपर में आ गया है, इतना समझ लो, ठीक है। आते ही आते हैं ये रिएक्शंस। अब मैं यदि आपको देखो एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक्स देता हूं, कभी आपको आ गया देखो कन्वर्जन्स आती है, ठीक है। कन्वर्जन्स में यहाँ पे आपने देखना है कि जैसे इथेन से मीथेन में चलना है, इथेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और मीथेन में क्या है 1 कार्बन है, तो 2 से 1 कार्बन कैसे बनाएंगे हम, 2 से 1 कार्बन, देखो 1 2 2 3 4 ही रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक्स आपको याद रखने हैं। तो इसमें कन्वर्जन्स के लिए देखो यहाँ पे COOH, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास, जो मेन कंपाउंड बना है 1 ही कार्बन रह गया। तो इसमें आपने कन्वर्जन्स के लिए जैसे एसीटेट एसिटिक एसिड दे दिया, CH3COH है, कन्वर्जन दे दी आपको मीथेन की, आप कहीं भी, तो आप इसको सिल्वर सॉल्ट में कन्वर्ट करके ब्रोमिनेशन करके ये कर सकते हैं जैसे भी। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास बोरोडिन हंस्ट्रीकर रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट आ जाता है देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ओके। ये आ जाता है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आएंगे, ओके। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या आ जाता है, देखो इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम फर्दर क्या लेंगे, देखो RCl मतलब एल्काइल क्लोराइड, इसको ले लिया, क्या लिया मैंने, एल्काइल क्लोराइड, कोई भी ले लिया, एल्काइल क्लोराइड को किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, देखो Hg2F2 के साथ ट्रीट कर देंगे, मर्क्यूरी फ्लोराइड, ठीक है, ये Hg2F2। तो यहां से क्या आ जाता है, इसको सिंपल हिट कर देंगे, यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, देखो ये क्लोरो ग्रुप जो है वो फ्लोरो के साथ रिप्लेस हो जाता है, सिंपल, ओके। तो यहां पे क्या आ जाएगा RF, ये बन जाता है, ये 2 मॉलिक्यूल्स में ले लो, यहाँ पे भी बैलेंसिंग, और प्लस Hg2Cl2 ये निकल जाएगा, ओके। ये क्या बन गया हमारे पास, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है। ये क्या जाता है एल्काइल फ्लोराइड Hg2Cl2 ये निकल जाता है। अब आपने देखो पजल नहीं होना है, HgF2 की जगह आपको यदि कभी कभी कंप्लीट करने के लिए देखो AgF आ जाता है, क्या आ जाता है, सिल्वर फ्लोराइड, AgF आ जाता है, तो भी यही बनेगा, ठीक है। देखो Hg2F2 है ना, कभी AgF इसके साथ ट्रीट करेंगे तो फ्लोरो ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, और AgCl जो ये निकल जाता है, ओके। दिस इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब R को आप इसको अलग से कर सकते हैं, देखो R ग्रुप को यदि आपने चेंज करना है, देखो CH3Cl में, तो ये क्या आ जाएगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, मैं यदि AgF के साथ ही कर रहा हूं इसको, ठीक है, अब हिट कर दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, फ्लोरो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा,
तो CH3F बन जाएगा और नेक्स्ट क्या निकल जाएगा AgCl। दिस इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन और होल ओवर प्रिपरेशंस ऑफ द हेलोएल्केन्स। ओके, हेलोएल्केन्स की ये प्रिपरेशंस है और इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे रिएक्शंस। ओके, तो ये क्या आ जाती है हमारे पास प्रिपरेशंस आ जाती है। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग देना है आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी स्टेट पे जाते हैं, ये कौन सी स्टेट में होते हैं। ठीक है, जो लोअर हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स की भी बात कर देते हैं साथ में। हेलोएल्केन्स, लोअर हेलोएल्केन्स, जैसे हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हमेशा ही क्या होंगे देखो गैसियस स्टेट में होते हैं। जो लोअर हेलोएल्केन्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में। ठीक है, यहां पे आप लिख लेंगे देखो लोअर हेलोएल्केन्स, लोअर हेलोएल्केन्स कौन सी स्टेट में होते हैं देखो गैसियस स्टेट में। ओके, फॉर एग्जांपल देखो मैं यदि इसको CH3Cl, CH3Br एंड सो ऑन, ठीक है, CH3 CH2Cl एटसेट्रा। ठीक है, ये कौन सी स्टेट में होते हैं देखो गैसियस स्टेट में होते हैं। और जो हायर और मिडल और हायर हेलोएल्केन्स होते हैं, मिडल वन, ठीक है, मिडल एंड हायर हेलोएल्केन्स, are liquid and solid state। कौन कौन सी स्टेट में होते हैं ये, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में होते हैं हायर हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स। और यदि आप इनकी स्मेल जो होती है, ओके, स्मेल क्या होते हैं ये स्वीट स्मेलिंग होते हैं, मीठी मीठी सी स्मेल आती है। ठीक है, स्वीट स्मेलिंग में आ जाते हैं, स्वीट स्मेल ऐसे करके। ओके, तो ये तो इनकी स्टेट्स और स्मेल्स के बारे में था। सेकंड, यदि हम कलर की बात करें, जो कलर है देखो हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में ऑल द मतलब हेलोएल्केन्स मोस्टली ऐसे करके लिखा है ना, मोस्टली ऑल हेलोएल्केन्स are colorless in pure form। ठीक है, प्योर फॉर्म में क्या होते हैं ये कलरलेस होते हैं। ओनली देखो, ओनली ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है, एंड आयोडाइड शो कलर when exposed with light, ओके, तो ये आ जाता है देखो हमारे पास कलर के बारे में। थर्ड, नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का यदि टॉपिक आएगा तो सारे के सारे कंपाउंड्स में जो एक दो फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में जैसे +1 में भी बताया हुआ था
कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के केस में साइज डिपेंड करता है। साइज के आगे मास, उसका साइज बड़ा होगा तो मास भी बड़ा होगा, और वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है वो भी डिपेंड करती है, क्योंकि यहां पे जो बॉन्डिंग होगी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा। जैसे मैं यदि आपको बताऊं तो जैसे ये CH3 है हमारे पास, ओके, और Cl है, ये एक मॉलिक्यूल है। दिस इज, इसको क्या बोलेंगे, देखो हम, ये कार्बन और Cl, ये इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जो ये बन रहा है, एटॉमिक इंटरेक्शन बोलेंगे इसको हम। ऐसे ही मैं यदि दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, इनके बीच में क्या होती है, देखो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। क्या होती है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और विच इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस, है ना। क्या होती है? ये वैन डर वाल्स फोर्सेस भी होती है। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे ये मॉलिक्यूल्स भी है, देखो ये ऐसे करके ही ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? साइज के ऊपर और मोलर मास के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जिसका मास ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है वो उसकी ज्यादा होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, ओके। तो आपने एक ये ट्रिक्स याद रखना है, देखो कि साइज जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके आता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब साइज मास के, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्सेस, डायरेक्टली जो है ना, वैन डर वाल मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे करके लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो मतलब देखो साइज बड़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आप देखो जो हाथ में पंडित बांधते हैं ना, देखो धागा बांधते हैं, ठीक है। एक धागा लेंगे, यदि आप देखो इस एक धागे को लेंगे, इसको आप इजीली तोड़ सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब यदि धागे का साइज बड़ा हो गया, देखो यहाँ पे ये साइज इकट्ठा ही साइज हो गया, तो इसको तोड़ने के लिए क्या होगा? बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, क्योंकि इसका साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से एक एक जो हमारे पास देखो थिन थ्रेड होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बड़ा हो गया। मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो उसको ब्रेक करना क्या होगा? टफ होगा। तो करके उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। आई समझ बात? तो यहाँ पे साइज is directly proportional to magnitude of van der Waals forces and is directly proportional to boiling point. साइज और मास आप ले सकते हैं, ठीक है, एक ही चीज है। तो ये आ जाता है एक पॉइंट इसमें। और दूसरा पॉइंट है, देखो मेल्टिंग पॉइंट के केस में हम क्या करते हैं? देखो जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो क्रिस्टल की या कोई भी सब्सटेंस है उसकी पैकिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है कि उसकी जो पैकिंग है वो कैसी हो रही है। यदि क्रिस्टल जो है या कोई सब्सटेंस देखो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, क्या है? क्लोजली पैक्ड है। तो क्लोजली पैक्ड है तो मतलब उसमें क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना। क्लोजली पैक्ड है ऐसे करके, ठीक है। जितनी ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ओके। तो ये दूसरा पॉइंट है, मतलब क्रिस्टल की जितनी ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी, ठीक है, क्लोज पैकिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। और तीसरा एक और पॉइंट है, देखो ब्रांचिंग में, ठीक है, आइसोमेरिक फॉर्म में यदि हमारे पास ब्रांचिंग हो रही है तो ब्रांचिंग में भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मतलब ड्यूरिंग ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि उसमें साइज जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, इसके ऑर्डर बताऊंगा। मतलब ड्यूरिंग ब्रांचिंग आपने इतना याद रखना है, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी वैसे वैसे
बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब में यदि देखो ऑर्डर लिखते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट देखो फॉर सेम एल्काइल ग्रुप, और सेम एल्काइल ग्रुप के केस में यदि हम आर देखो कोई भी सेम एल्काइल ग्रुप के लिए मैंने सेम लिया, ये फ्लोरो ग्रुप रह गया, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा RCl, फिर क्या आ जाएगा RVr, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास Ri। ये ऑर्डर याद रखना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या आ जाता है, ज्यादा आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्सेप्शनल चलते रहते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। सेकंड देखो फॉर सेम हैलाइड आयन, ठीक है, फॉर सेम हैलाइड आयन के लिए ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो अब देखो हमारे पास CH3 CH2 CH2 यदि एक क्लोरो लग गया, ओके, हैलाइड आयन क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गया हाइड्रोजन, ये CH3 CH2 और ये Cl, और ये CH3 और ये Cl। अब आपको कहेंगे कि इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा होगा। ये देखो इसका साइज क्या है, देखो इसमें हाइड्रोकार्बन चेन बड़ी है, तो साइज क्या है इसका, बड़ा है। ऐसे करके देखो, ये इसका साइज बड़ा है, तो साइज ऐसे करके बड़ा है, इसका साइज क्या है, थोड़ा सा छोटा है ऐसे करके, और इसका साइज क्या है और छोटा है ये। तो इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिनको हम देखो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके डाइपोल्स बने हुए होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये डाइपोल्स ऐसे करके, है ना। अब मतलब जितना ज्यादा साइज होगा ये डाइपोल्स उतने ज्यादा होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होगी वो साइज पे डिपेंड करेगी। साइज बड़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस भी ज्यादा होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इसका साइज बड़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस भी ज्यादा होगी, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपने इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होगा, ये कम और ये सबसे कम होगा इसका। ठीक है, तो ये फॉर सेम हेलोजन के लिए है। अब मैं यदि ब्रांचिंग में चलूं, देखो मैंने अभी बताया आपको कि थर्ड पॉइंट में यदि हम देखो ऐसे करके लिखते हैं CH3 CH2 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 और ये Br ले लिया ब्रोमो ग्रुप में। ओके, अब इसकी मैंने ब्रांचिंग कर दी, देखो आपको अरेंज करने के लिए आ गया CH3 CH2 CH Br और ये CH3, ब्रांचिंग हो गई। ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड नंबर, और ये फर्दर ब्रांचिंग हो गई, देखो ये CH3 ये CH3 और ये Br आ गया। ओके, है क्या ये आइसोमरिक फॉर्म है, मतलब ये नॉर्मल ब्रोमो है, ब्रोमो ब्यूटेन, और ये क्या आ जाता है आइसो ब्रोमो ब्यूटेन, और ये क्या आ जाता है टर्शरी में आ जाता है। ठीक है, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी ब्रोमो है, यहाँ पे क्या है टर्शरी आ जाता है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बन गई हमारे पास, देखो मतलब ये ब्रांचिंग हो गई, यहां पे ब्रांच नहीं है, देखो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ड्यूरिंग ब्रांचिंग अट्रैक्शन हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, अट्रैक्शन होने की वजह से साइज जो है वो कम हो जाता है। तो साइज कम हो जाता है, मतलब ये इसका साइज और कम हो गया, ड्यूरिंग अट्रैक्शन इसका साइज जो है वो और कम हो गया। तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, फर्स्ट नंबर का सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट नंबर का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड नंबर, फिर क्या आ जाता है थर्ड नंबर। ओके, तो ये आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के सारे पॉइंट्स। ओके, और हेलोएरिन्स में आगे थोड़ा सा मैं आपको क्लोज पैकिंग में या इनकी स्टेबिलिटी सिमेट्री पे डिपेंड करता है। सिमेट्रिक या क्लोज पैकिंग जो है, या जो क्रिस्टल लैटिस की पैकिंग होती है वो स्टेबल पैकिंग होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पे वो हम आगे हेलोएरिन्स में करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। ओके,
नेक्स्ट आ जाता है देखो इसमें डाइपोल मोमेंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका। तो डाइपोल मोमेंट देखो, डाइपोल मोमेंट जो है वो कैसे होती है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट बेसिकली देखो, डाइपोल मोमेंट आपको बताई हुई थी, जैसे ये H और ये Cl है। ठीक है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा क्या है, पॉजिटिव है, न्यू। ठीक है, डाइपोल मोमेंट बेसिकली आपको ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी डाइपोल मोमेंट भी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी और साथ में ही क्या होगी, डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे HF की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है और Cl की, HCl की क्या होगी, कम होती है। ओके, बट यहाँ पे जो ऑर्डर है पिछले एग्जाम्स में भी आ गया है आपको ये, ठीक है, कंपटीशन लेवल में ही, कि डाइपोल मोमेंट की ऑर्डर क्या होती है। तो आपने यहां पे लिखना है, देखो, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड आर, एल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर आएगा वो क्या होता है, देखो, RCl इसकी ज्यादा होती है डाइपोल मोमेंट, RF जो है इसकी कम होती है, फिर आ जाता है RBr और सबसे बाद में आती है R। याद रखना है, देखो, RF की ज्यादा होनी चाहिए थी डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू RCl, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, RF की जो डाइपोल मोमेंट है वो कम क्यों आती है, ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में किया हुआ था ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मतलब फ्लोरीन का साइज कम है, क्लोरीन का साइज क्या है, ज्यादा है, तो इसकी क्लोरीन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, क्लोरीन को गेन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, और ये इसकी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम रहती है। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, और जो फ्लोरीन है हमारे पास, देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बड़े ज्यादा है, तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करने लगता है। तो सेम केस यहाँ पे भी काउंट होता है कि फ्लोरीन का साइज जो है वो बिल्कुल ही छोटा होता है। ठीक है, फ्लोरीन का साइज क्या होगा, बिल्कुल छोटा होगा। छोटा साइज होने की वजह से क्या आ जाता है, इट ओवरकम इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज को ही ओवरकम कर जाता है। ठीक है, ये सेम आपने, मतलब रीजन क्या है इसमें, ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट जो वो कम आती है एज कंपेयर टू RCl, और ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के लिए, आपने याद कर लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाती है, देखो, इसमें सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ओके, लास्ट है ये सॉल्युबिलिटी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, अब देखो जो सॉल्युबिलिटी होती है, आपने सिंपल पढ़ा है, देखो, कि पोलर, जो पोलर है हमारे पास, पोलर कोई भी सॉल्यूट होगा, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, एक इजी सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ओके, यहां पे एक्सेप्शनल है तो बता रहा हूं मैं, नहीं तो मैंने भी ऐसे ही बता देना था कि पोलर में ही डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो पोलर में डिसॉल्व होगा। अब जो हेलोजन है हमारे पास, देखो, CX, ये ऐसे करके, ये एल्काइल हैलाइड है, X की इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये बॉन्ड क्या है, हाईली पोलर। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना है, देखो, इसकी पोलैरिटी क्या है, एल्काइल हैलाइड जो है वो क्या है हमारे पास, पोलर नेचर के हैं। ओके, पोलर नेचर के हैं, तो इनको देखो, वाटर H2O मॉलिक्यूल है, दिस इज आल्सो ए पोलर। ओके,
तो इनको एल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है ना। बट ऐसा नहीं होता है। ये सारे के सारे एल्काइल हैलाइड जो है ये क्या है हमारे पास, देखो इमिसिबल इन वाटर, मतलब स्लाइटली थोड़े थोड़े से डिसॉल्व होते हैं बट डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जो H2O है हमारे पास ये पोलर नेचर का है और ये भी पोलर नेचर का है, इसके बावजूद भी ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये सुनना है आपने, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इनकी सॉल्युबिलिटी देखो वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई एल्काइल या हाउएवर, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देते हैं, व्हाई एल्काइल हैलाइड डज नॉट इमिसिबल इन वाटर ऑल्दो दे आर पोलर इन नेचर। ओके, ये क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्काइल हैलाइड जो है वो पोलर नेचर का होने के बावजूद भी H2O में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इमिसिबल है। ओके, तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। किसी भी सॉल्ट को या किसी भी चीज को डिसॉल्व होने के लिए उसमें जो एनर्जी होती है, एक लैटिस एनर्जी होती है, एक क्या होती है हमारे पास, हाइड्रेशन एनर्जी होती है। ठीक है, क्या होती है, एक लैटिस एनर्जी होती है और एक क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी, यदि लैटिस एनर्जी क्या होगी हमारे पास, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, तो सॉल्ट जो वो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, यदि लैटिस एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, नमक को वाटर में डालेंगे, NaCl को वाटर में डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है, और NaCl को ऑयल में डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, सेम केस यहां पे भी देख लीजिए। अब यहां पे क्या है, देखो जो H2O मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक H2O मॉलिक्यूल देखो ऐसे करके है, और ये ऐसे करके क्या बनाता है, यहां पे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है H2O में। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो यहां पे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसमें भी अब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है, एल्काइल हैलाइड्स में भी, हेलो एल्केन्स में भी। तो ये जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो ये ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये डिसॉल्व होंगे। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो जब इसको हम H2O में डालेंगे, इसके और इसके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, किसके बीच में, एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल और H2O के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, न्यू बॉन्ड की जो फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में देखो अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है ना। H2O के बीच में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहां पे क्या है, हाई एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और इवन देखो इसकी एनर्जी जो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, इनकी एनर्जी को भी ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट की एनर्जी की जरूरत है। बट यहां पे जो बॉन्ड बनेंगे, देखो इसको जब ये और ये कांटेक्ट में आएंगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो क्या होगी, देखो लेस होगी एज कंपेयर टू द ये जो हमारे पास हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच जो एनर्जी है उससे क्या होगी, वो कम होगी। ओके, तो देखो जो न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, वो क्या होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू द एनर्जी बिटवीन द H2O मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी एनर्जी और इसके बीच में जो एनर्जी होती है उससे क्या होती है, कम होती है। तो जो न्यू एनर्जी जो रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, वो कम होने की वजह से इस बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं हो पाती है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं हो पाती है, और ये इमिसिबल रहते हैं, मतलब डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं।
ठीक है। तो आपने ये इतना कर ये कॉन्सेप्ट जो ये समझ लेना है, ओके। और हाँ, सॉल्युबिलिटी की बात करें, देखो मैंने आपको बोला कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो इमिसिबल होते हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा जो है वो डिसॉल्व कर जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो जितने कम हाइड्रोकार्बन होंगे हमारे पास, उतनी ही उसकी थोड़ी सी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। हाइड्रोकार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। थैंक यू।